प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब यह मुद्दा उस बिहार में पहुंच गया है जहां संसाधनों को पहले से ही सूखा वहां पर एक तरह से पड़ा हुआ है, जहां अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार के गया जी में यह कहा कि घुसपैठियों ने बिहार के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी को तेजी से बदलना शुरू कर दिया है और अब ये स्थानीय लोगों के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले, आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। तो ये प्रधानमंत्री को आप घुसपैठियों के मुद्दे पर सुन रहे हैं, ये है वो हिस्सा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो सीमांचल में मुस्लिम आबादी की बात अगर करिए, इन तमाम ऐसी जगहों पर आप देखेंगे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन सीमांचल के ये 4 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यहां पर मतलब आप सोचिए कि किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर हैं, यहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, 41% है अररिया में, और इसी के साथ साथ पूर्णिया में 37%, 43% कटिहार में, और किशनगंज आप देखिए तो लालू परिवार की पारंपरिक सीट है। ऐसे ही अन्य जगहों पर भी आप देखिएगा, लेकिन औसतन अगर पूरे बिहार की भी आप आबादी देखेंगे, लगभग 17% यहां पर मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम है। लेकिन इन जगहों पर अगर आप देखिएगा तो औसतन जो 17% है, उससे थोड़ा ज्यादा ही बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, ये पूरा इलाका जो गहरे हरे में आप देख रहे हैं, यहां प्रमुख रूप से इन चारों ही जिलों में जो औसतन 18% है, उसमें से कहीं ज्यादा है यहां पर मुस्लिम आबादी, जो किशनगंज में 68% हो जाती है। बिहार में पहले से ही संसाधन बहुत सीमित है, नौकरियां कम है, सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 2019 में बिहार विधान परिषद ने पियोन के पद पर 96 नौकरियां निकाली थी। आवेदन पता कितने आए? 1,12,000। पियोन की एक नौकरी पर 1,167 उम्मीदवार लाइन लगाकर खड़े। इसी तरह इसी साल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 19,838 नौकरियां निकाली गई, जिसमें आवेदन आए 17,87,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और हर नौकरी पर 90 लोग लाइन में खड़े थे। और ये सूची बहुत लंबी है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भारत के पास इतने संसाधन और नौकरियां नहीं है कि हम घुसपैठियों को बर्दाश्त कर पाए, और इसीलिए इन संसाधनों की चोरी को हमें रोकना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने देश के किसी भी हिस्से की पूरी डेमोग्राफी को कैसे बदलने दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम घुसपैठियों को हटा नहीं पा रहे हैं। हालांकि यहां यह सवाल भी उठेगा कि साल 2005 से अब तक जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को अगर छोड़ दें, 19 साल सीएम कौन? नीतीश बाबू 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कभी बीजेपी के समर्थन से बन जाते हैं, कभी आरजेडी के समर्थन से बन जाते हैं, अभी बीजेपी के समर्थन से सीएम बने हुए हैं। कुर्सी इन्हीं के पास रहती है। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये घुसपैठिए बिहार में कैसे बढ़ गए और वो क्या कर रहे थे। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां एक पूरा सिस्टम सिर्फ घुसपैठियों के लिए काम करता है और इस सिस्टम में मौजूद लोग चंद रुपयों के लिए अपने देश से गद्दारी करते हैं।
ये लोग कुछ पैसों के लिए घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी जो पहचान पत्र हैं वो तक बनवा देते हैं और आपके हिस्से के सारे लाभ इन घुसपैठियों को मिलने लगते हैं। ये आपको टीवी स्क्रीन पर जितने लोग दिख रहे हैं ना, उन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप क्या है? आरोप है कि ये घुसपैठियों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कई बार पासपोर्ट तक बनवाने में इनकी मदद कर देते हैं। आप सोचिए, ये पूरा रैकेट चला रहे हैं ये लोग। इस बिजनेस मॉडल के तहत सबसे पहले ऐसे लोगों की पहचान होती है जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करके आए हैं। फिर इन्हें यह बताया जाता है कि कौन सा पहचान पत्र बनवाने से आपको कितने पैसे मिलेंगे सरकारी योजनाओं से और कौन सा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। एक पूरा बिजनेस है साहब। यूपी एटीएस को इन अपराधियों के पास से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फिंगर स्कैनर्स बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल असली आधार कार्ड बनाने में भी होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे आरोपी सिर्फ एक धर्म से हैं। इन सारे आरोपियों के नाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सारे लोग सिर्फ कुछ पैसों के लिए घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों से भारत का नागरिक बना रहे थे। घुसपैठिए कैसे आपके संसाधनों को आपसे चुरा लेते हैं, हमारे नागरिकता का असल प्रमाण पत्र क्या है, इसे आप असम के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। असम की सरकार ने ऐलान किया कि अब से उनके राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा और इस फैसले के पीछे घुसपैठियों को बताया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अवैध विदेशी ना तो असम में आकर आधार कार्ड बनवा सकेगा और ना ही इससे खुद को भारतीय नागरिक वो साबित कर सकेगा। सरकार ने यह भी कहा कि कुछ खास वर्गों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को आधार कार्ड मिल चुका है और अब नए आधार कार्ड सिर्फ डेप्यूटी कमिश्नर बहुत विशेष मामलों में जारी करेंगे ताकि अवैध घुसपैठियों की ओर से आने वाले आवेदनों पर सख्त निगरानी रखी जा सके। और इसमें गलत क्या? आप ये भी कह सकते हैं कि असम भारत का पहला राज्य बन गया है जहां घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आजकल दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनकी मैडमैन थ्योरी को इतनी चर्चा क्यों विश्व में हो रही है। क्या है ये मैडमैन थ्योरी? ये एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें एक नेता क्रोध और पूरी गंभीरता के साथ बर्ताव करता है ताकि विरोधी उसकी मांगों को ध्यान से सुने और दबाव में आकर इन मांगों को आसानी से मान भी ले। टैरिफ के मुद्दे पर पश्चिमी मीडिया खुद ये कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बातों को मनवाने के लिए इस मैडमैन थ्योरी को अपना रहे हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1968 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी वियतनाम युद्ध को रुकवाने के लिए इसी तरह की मैडमैन थ्योरी अपनाई थी और अब ट्रंप भी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए इसी मैडमैन थ्योरी पर अमल कर रहे हैं। अब गंभीरता से सुनिएगा, उन्होंने भारत पर 50% जो टैरिफ इसीलिए लगाया है क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। ये पिछले काफी समय से चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। इस पर भारत ने अपनी चिंताओं को चीन के सामने रखा है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए और इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और इसी में ब्रह्मपुत्र के मुद्दे पर चाइना के साथ हमारी बातचीत हुई। हमारे देश में भी बहुत से लोगों को यह लगता है कि चाइना अगर ब्रह्मपुत्र पर बांध बना लेगा तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन यह सच नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं और यहां पर आपको पूरी बात समझा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का बांध अगर बन रहा है तो फिर उससे क्या होगा। जांगमू डैम आप देखिए, ये सच नहीं है कि इससे नुकसान होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के सांगपो नदी कहा जाता है। यहां पर उसका नाम अलग है, जिसे हम यहां पर इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं उसे वो सांगपो कहता है। ठीक है, इस नदी का बड़ा हिस्सा तिब्बत में भी बहता है जैसा कि आप इस वक्त मैप पर देख रहे हैं, लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के साथ ही ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। चीन जो बांध बना रहा है वो तिब्बत के ग्याका में है, इसे वो जांगमू डैम कहता है जो आप देख रहे हो, ये तिब्बत वाले हिस्से में है। अब अगर आप देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी के चीन वाले हिस्से में केवल 30 से 35% पानी ही नदी बनकर रहता है। नदी का 65 से 70% पानी अरुणाचल प्रदेश और असम में, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश और असम में यहां पर बहता है और इसीलिए भारत में बहने वाली सहायक नदियां इसका जलस्तर बढ़ा देती हैं।
इसीलिए ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से सबसे बड़ी बात यही है कि भारत के लिए जिस तरह के नुकसान की बात हो रही है वो फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की एकमात्र चिंता क्या है, वो ये है कि बांध बनने के बाद ब्रह्मपुत्र के नदी के बहाव से जो जुड़ी जानकारी है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। दरअसल नियमों के हिसाब से दो देशों के बीच बहने वाली नदियों के बहाव यानी बांध से पानी छोड़े जाने से जुड़ी हुई जानकारी दूसरे देश को देनी होती है, लेकिन चीन 2022 से ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं कर रहा है। इसीलिए भारत ने बांध के मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री से अपनी चिंताएं बताई। अपनी भारत माता की संप्रभुता अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। लेकिन सोचिए, अगर इसी तिरंगे को इसी देश में फहराने के लिए किसी की हत्या हो जाए तो आप क्या करेंगे? बड़े भारी मन से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। यह तस्वीर मनीष नरेती जी की है, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के एक नक्सल प्रभावित गांव में तिरंगा झंडा फहराया था और उस दिन बहुत गर्व से यह खबर हमने भी आपको दिखाई थी। इस दौरान उसका वीडियो भी बना था जिसमें गांव के बच्चे और अन्य लोग भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन यह तस्वीरें नक्सलियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पहले मनीष जी का अपहरण किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। नक्सली समझते हैं कि जो लोग तिरंगा फहराते हैं या राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं उनका संबंध पुलिस और सुरक्षा बलों से है और इसीलिए वो ऐसे लोगों को सूचना देने वाला इन्फॉर्मर्स, भेदिया मानते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। और मनीष जी के साथ भी यही हुआ। आज हम यही कहना चाहते हैं कि मनीष जी सच्चे भारतीय, सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने इस देश का तिरंगा फहराया था। वो देश के लिए, देश के आन बान शान के लिए, सम्मान के लिए शहीद हुए हैं। इसके अलावा सरकार नक्सलियों के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब समय आ गया है जब हमें यह लड़ाई जल्द से जल्द जीतनी होगी। और आपको उस टैक्स के बारे में बताते हैं जो आपसे हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर वसूला जाता है। अभी ये टैक्स या जीएसटी 18% लगता है, जिसके लिए सरकार की आलोचना भी होती है और खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस जीएसटी को हटाने की मांग कर चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब सरकार ने भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% जीएसटी को हमेशा के लिए हटा दे। आप शायद इस खबर को सुनकर खुश होंगे, लेकिन इसमें एक बुरी खबर भी जुड़ी है। बुरी खबर यह है कि अगर सरकार ने इस जीएसटी को खत्म भी कर दिया तो भी आपका प्रीमियम जो आपको चुकाना पड़ता है वो कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि बीमा कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। बीमा कंपनियों का कहना है कि इस फैसले से उनके खर्चे काफी बढ़ जाएंगे और अगर उनके खर्चे बढ़ेंगे तो इसके लिए मजबूरन उन्हें प्रीमियम की दरों को और बढ़ाना होगा और इससे हेल्थ इंश्योरेंस और भी महंगा हो जाएगा। खबर है, आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर अपना फैसला सुनाया। आज जो फैसला दिया गया है उसने आवारा कुत्तों को पकड़ने के पिछले फैसले को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। 3 जजेस की बेंच ने तय किया कि जिन कुत्तों को पिछले फैसले के बाद पकड़ा गया था उन्हें छोड़ दिया जाएगा। यानी सड़क पर आवारा कुत्तों को खुला छोड़ने के लिए प्रदर्शन करने वाले डॉग लवर्स विजयी रहे। जो परिवार हार गए वो परिवार हार गए जिनके बच्चों को डॉग बाइट की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बाद देश भर के डॉग लवर्स खुशियां मना रहे हैं। हम आज आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो समाज के 2 हिस्सों के प्रतिबिंब है। इन 2 तस्वीरों में ही समाज के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा जो स्ट्रे डॉग्स के आतंक से पीड़ित है और दूसरा चेहरा आतंक का पर्याय बन रहे आवारा कुत्तों का समर्थक। वो आज खुशियां डॉग लवर्स की इस खुशी को देखकर आज वो परिवार मन महसूस कर रह गए जो कोर्ट से उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें और उनके बच्चों को ऐसे स्ट्रे डॉग्स के हमलों से बचाने के लिए कोई ठोस रास्ता दिखेगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कड़े शब्दों में कुछ बातें कही है, जैसे आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाएगी, वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद उन्हें जहां से उठाया गया है वहीं पर छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि रेबीज से संक्रमित और हमला करने वाले आक्रामक कुत्तों को सड़क पर दोबारा नहीं छोड़ना है। सड़क या किसी भी सार्वजनिक जगह पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित होगा। इनके लिए डॉग फीडिंग एरियाज बनाई जाएंगी, खाना वहीं खिलाना होगा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ा आदेश देशव्यापी लागू। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आवारा कुत्तों की जनसंख्या का नियंत्रण और शेल्टर के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की जरूरत है और उसके लिए उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बना दिया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।